हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल का हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे, प्रशिक्षण विधियाँ, ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसका थोड़ा परिचय हम पढ़ते हैं। वास्तव में प्रशिक्षण शब्द कोई नया शब्द नहीं है। व्यक्ति इस शब्द को प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण का अर्थ किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से है। इसी कारण यह शब्द खेलकूद के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण की धारणा और खिलाड़ी की तैयारी आपस में मिलती-जुलती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की पूरक नहीं है। तैयारी एक कठिन प्रक्रिया है। यह खिलाड़ी के विकास और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और काफ़ी हद तक सफलता के लिए एकाग्रता को बढ़ाती है। तो प्रशिक्षण विधियाँ कई तरह की होती हैं, जिनकी सहायता से गति, शक्ति, सहनशीलता आदि को बढ़ाया जा सकता है। शक्ति का विकास करने के उत्तम तरीके या विधियाँ निम्नलिखित हैं: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक आदि व्यायाम हैं। सहनशीलता का विकास करने की विधियाँ हैं: निरंतर विधि, अंतराल विधि, फाटलेक विधि, त्वरण एवं पेस दौड़ें गति के विकास में सहायक होती हैं। तो स्टूडेंट, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो करेंगे, ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो पहला प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एवं आइसोकाइनेटिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है इसका पहला जो पॉइंट है, आइसोमेट्रिक व्यायाम। ये वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नज़र नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। उदाहरणतः एक ट्रक को धकेलने के लिए एक व्यक्ति का बल लगाना, परंतु वह अत्यधिक भारी होने के कारण अपनी जगह से नहीं हिलता, परंतु तनाव बना रहता है, जिससे हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। कई बार हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यायाम करने से मांसपेशियों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ जाती है। कुछ आइसोमेट्रिक व्यायाम निम्नलिखित हैं। पहला है बंद दरवाजों को धकेलना, दूसरा पीठ से दीवार को दबाना, तीसरा पैरेलल बार को पुश करना, चौथा है दीवार या जमीन पर उंगली, कोहनी या कंधा दबाना, पांचवा है कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना, छठा है घुटने मोड़ना, सातवां डेस्क को हाथ, उंगली, पैर या पंजे से दबाना आदि। दूसरा है जो इसका पॉइंट, आइसोटोनिक व्यायाम। ऐसे व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना होता है। इनसे मांसपेशियों में लचक आती है। इन अभ्यासों को समशक्ति जोर भी कहते हैं। कुछ आइसोटोनिक व्यायाम हैं। पहला है हल्के भार के व्यायाम करना, दूसरा हल्का बोझ उठाना, तीसरा झूला झूलना और चौथा है बाल्टी उठाना आदि। जो तीसरा इसका पॉइंट है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये व्यायाम आइसोमेट्रिक एवं आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है। इनमें मध्यम रूप में भार रहता है ताकि मांसपेशियां बुल्क और टोन दोनों रूप में वृद्धि कर सकें। ये अत्यंत आधुनिक व्यायाम हैं, जिनमें पहले दोनों प्रकार के व्यायामों का लाभ मिल जाता है। इनसे हम अपने शरीर को गरमा भी सकते हैं। इनके उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे पहला है बर्फ़ पर स्केटिंग करना, दूसरा भार ढोना, तीसरा चिन-अप, चौथा भारी रोलर धकेलना और पांचवा रस्सी पर चलना। तो प्रश्न नंबर 2 है आगे, सहनशीलता के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, सहनशीलता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रशिक्षण विधियों का ब्यौरा दीजिए। आंसर में है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सहनशीलता का विकास होना बहुत आवश्यक है। सहनशीलता के विकास में अनेक प्रशिक्षण विधियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, अतः इन विधियों का विवरण इस प्रकार है। पहली विधि है जो निरंतर प्रशिक्षण विधि। निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके
में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात निरंतर किया जाता है। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि कम से कम 30 मिनट होनी आवश्यक है। इस विधि से हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इससे इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है। इससे व्यक्ति में आत्मसंयम, आत्म अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दूसरी जो विधि है अंतराल प्रशिक्षण विधि। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकला ने सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की। उन्होंने इसे ट्रेस ट्रेनिंग का नाम दिया। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। शिक्षित खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ तथा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से उकताहट के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकावट उत्पन्न होती है। तीसरी विधि है फाटलेग प्रशिक्षण विधि। फाटलेग प्रशिक्षण विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है तथा दौड़ के साथ-साथ कई अन्य व्यायाम भी इसमें शामिल हैं। यह प्रशिक्षण खिलाड़ी की आयु, क्षमता आदि देखकर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण विधि में कदमों के फासले या दूरी और तीव्रता आदि में फेरबदल करके दौड़ का कार्यक्रम बनता है। भागते-भागते जमीन से कोई वस्तु उठाना, भागते-भागते आधी बैठक लगाना, एक टांग से दौड़ना, दोनों पैरों से कूदना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके उदाहरण हैं। खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेरबदल कर सकता है। इस विधि से थकान का अनुभव नहीं होता। इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है। खिलाड़ी में अधिक शक्ति अथवा क्षमता बनाई जाती है। इस प्रकार उपयुक्त विधियों की सहायता से सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये हमारा दूसरे लेसन का पहला और दूसरा क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें और इनको याद करें।